जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आप क्या पढ़ रहे ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपके मार्च महीना में होगा और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप से 40 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। और दोस्तों यदि आप 40 क्वेश्चन में से 35 प्लस आपका यदि स्कोर आ रहा है तो आपका नॉलेज आपका लेवल ठीक है, बट आपका 35 से नीचे जा रहा है दोस्तों तो आपको और भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड कि जो परिभाषा की मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये जो कथन है वो फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा फ्रेडरिक रेडजेल। दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो फ्रेडरिक रेडजेल है वो जर्मन के निवासी थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के निवासी थे, तो जर्मन के। दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल दोस्तों इन्हें नियतिवाद का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नियतिवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को। ठीक है, अगला 2 में क्या बोल रहा है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रयुक्त की गई। यानी दोस्तों बताइए जो नवनिश्चयवाद है इसकी संकल्पना जो है वो कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया। तो जो नवनिश्चयवाद है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन ये हो जाएगा का। दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को एबीसीडी बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनिश्चयवाद की परिभाषा को दिया गया। और दोस्तों ये जो ग्रिफिथ टेलर है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये यूएसए के रहने वाले। ठीक है, कहाँ के, यूएसए यानी अमेरिका के। ठीक है, और दोस्तों ये जो ग्रिफिथ टेलर है इन्हें नवनिश्चयवाद का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवनिश्चयवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रिफिथ टेलर को। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका लाइफ में एक बार ही होता है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक रखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करना है। क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे उनका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसलिए आपको दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी दोस्तों विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों पहला स्थान पे आता है चीन, लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया तो दूसरा जो है दोस्तों वो है भारत का। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट है भारत। जी दोस्तों भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे आता है। और यदि रूस की बात करें तो ये जो रूस है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दोस्तों वो सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला 4 में दिया गया कि किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 ईस्वी में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्यान्न आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो दोस्तों ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था वो आपको बताना। दोस्तों ये जो कथन है वो थॉमस माल्थन्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे डी राइट थॉमस माल्थन्स। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों ये ब्रिटिश के रहने वाले। ठीक है, कहाँ के, तो ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यार इनमें से कौन सा क्षेत्र दोस्तों जहाँ की जनसंख्या जो वो विरल नहीं। तो दोस्तों ये जो आटाकामा प्रदेश है वहाँ भी जनसंख्या काफी कम रहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में भी जनसंख्या कम निवास करती है। ये जो ध्रुवीय प्रदेश है यहाँ पे काफी ज्यादा दोस्तों ठंडा होता है जिसके कारण जनसंख्या कम निवास करती है। बट ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या इन के देखे इनके मुकाबले देखा जाए तो काफी ज्यादा अधिक निवास करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट ग राइट दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, अगला 6 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं। काफी बार क्लास 12 का फाइनल बोर्ड में प्रतिकर्ष और अपकर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा दोस्तों वो प्रतिकर्ष कारक नहीं आपको बताएं। दोस्तों प्रतिकर्ष कहने का मतलब वो है कि दोस्तों जहाँ पे जो लोग हैं वो मजबूरी में अपना घर को छोड़ते हैं, जैसे कोई भी आपदा आ जाएगा महामारी आ जाएगा तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो मजबूरन में अपने घर को छोड़ते हैं। और अपकर्ष के अंतर्गत आएगा दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति जो है वो बेहतरीन संसाधनों का उपयोग करने के लिए दोस्तों अपने घर को छोड़ता है, उसे दोस्तों अपकर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ये जलवायु जो दोस्तों अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे जितने भी दिया गया ये जो चिकित्सा है जहाँ की चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं होती तो वे लोग घर छोड़ते हैं। बेरोजगारी होगा दोस्तों तो अपने घर को लोग निवास स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान में जाते हैं। और ये जो शैक्षणिक सुविधाएं भी अच्छी नहीं होगी तो दूसरे स्थान पर जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएंगे, बट ये जो जलवायु है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। अगला 7 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। इनमें से कौन सा जो आयु वर्ग के लोग हैं दोस्तों वो कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के वर्ष वाले जितने भी लोग हैं उन्हें कौन सा जनसंख्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो उन्हें दोस्तों कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत 15 से 59। ठीक है दोस्तों, अगर 15 से नीचे रहेगा तो उन्हें कौन सा आयु में उन्हें बाल आयु वर्ग में शामिल किया जाता है, और यदि 60 से अधिक रहेगा तो उन्हें कौन सा वर्ग में शामिल किया जाएगा, तो उन्हें वृद्ध आयु वर्ग में शामिल किया जाता है। ठीक है,
अगला 8 में क्या बोल रहा है कि भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है। दोस्तों भारत का जो साक्षरता दर कहने का मतलब दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति का उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो तथा वह किसी भी भाषा को पढ़ना लिखना जानता हो तो उससे साक्षर समझा जाता है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वर्ष से अधिक रहेगा उसको साक्षर के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो 7 वर्ष जिसका उम्र है और वह किसी भी भाषा को पढ़ लिख लेता है तो उसे साक्षर समझा जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है ना। इनमें से कौन सा देश का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो सबसे अधिक। लिंगानुपात कहने का मतलब दोस्तों प्रति हजार पुरुषों पर जो स्त्रियों की कुल संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो आपको पता है विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो ये जो लैटविया दोस्तों विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उल्टा कि विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ दोस्तों, ये जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पे विश्व में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिंगानुपात कम पाए जाने के क्या कारण दोस्तों, तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का प्रवास। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला 10 में क्या बोल रहा है कि मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये मानव विकास की अवधारणा दोस्तों वो इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो दोस्तों ये जो अवधारणा है वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के, तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा था। तो दोस्तों 1990 ईस्वी में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दोस्तों ये जो मानव विकास सूचकांक है वो प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे राइट आंसर होगा सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी का दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना दोस्तों वो 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब की, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो यूनेस्को है ये कहाँ पर स्थित है इसकी, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई और इसकी जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। 11-12 में क्या बोल रहा है कि विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया। तो 12 का करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों अभी रात के बज रहा है 12:11 हुआ। मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों अभी रात को 12 बज रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो 11-13 में क्या बोल रहा है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है ना। दोस्तों ये जो मानव विकास प्रतिवेदन है उसमें 2020 में जो भारत का स्थान था वो कैवां स्थान पर भारत आया था वो आपको बताना है। दोस्तों 2020 में जो है वो 131वां स्थान पे आया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है 131वां स्थान। 2019 की बात करें दोस्तों तो 2019 में भारत का कैवां स्थान आया था, तो 2019 में जो दोस्तों भारत का जो आया था वो 132वां स्थान आया था और 2011 में जो है वो 134वां स्थान आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा क्रिया जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, तो दोस्तों ये उद्योग है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। खनन किसके अंतर्गत है, तो जो खनन है दोस्तों वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर खनन। दोस्तों सेवा किसके अंतर्गत, तो ये जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग भी जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आदिकालीन निर्वाह कृषि है वो इसे इंडोनेशिया में जो है वो लंदांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है लंदांग। दोस्तों ये जो मिल्पा है ये कहाँ पे कहा था, दोस्तों ये जो मिल्पा है वो मैक्सिको देश में कहा था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिल्पा है कौन सा देश में कहा था, तो मैक्सिको में दोस्तों वो मिल्पा कहा था। झूमी की बात करते हैं, झूमी जो कृषि झूम की कृषि है वो भारत में कहा था, और ये दोस्तों रे है वो वियतनाम देश में कहा जाता है। नेक्स्ट 16 में क्या बोल रहा है कि कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों ये जो रोपण कृषि दोस्तों वो भारत में जो है वो यूरोप के द्वारा आया था। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर रोपण कृषि। अगला 17 में क्या बोल रहा है कि अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है। दोस्तों ये अंगूर की कृषि जितने भी खट्टे पदार्थ जितने भी खट्टे फलों का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो हमेशा दोस्तों मतलब समुद्र के किनारे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। दोस्तों पुष्प उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा देश विशिष्टीकरण रखता है, तो ये जो नीदरलैंड है दोस्तों वो काफी ज्यादा पुष्प उत्पादन में आगे है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर नीदरलैंड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सामूहिक कृषि है इसे सोवियत संघ में कौन सा नाम से जाना जाता है, तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में जो है वो कोल खोज कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर कोल खोज। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फूलों की कृषि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये फूलों की कृषि है उसे क्या कहा जाता है, तो फूलों की कृषि को जो है वो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर फ्लोरिकल्चर।
दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास करना है। और आप 35-40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, इनमें से कौन सा जो दोस्तों वो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये गेहूं है वो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है, दोस्तों एकल कृषि में से कौन सा नहीं वो आपको बताना। दोस्तों एकल कृषि के अंतर्गत जो है वो मिश्रित कृषि नहीं आता, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बी मिश्रित कृषि। नेक्स्ट 23 में दिया गया कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये जो विनिर्माण है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मशीनों से बनाना इसका शाब्दिक अर्थ होता है, मशीनों से बनाना ही विनिर्माण कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 में दिया गया कि किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, दोस्तों इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाते, तो ये जो स्वच्छ उद्योग है दोस्तों ये प्रदूषण नहीं फैलाते, ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई, यानी इनमें से कौन सा उद्योग जो दोस्तों वो निर्माण के लिए सबसे छोटी उद्योग है, तो दोस्तों ये कुटीर उद्योग है, दोस्तों ये सबसे छोटी उद्योग होती है, ठीक है, तो आपसे यहाँ पे राइट कुटीर उद्योग। दोस्तों ये कुटीर उद्योग में होता है एक घर के लोगों के द्वारा ही किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ये जो जर्मनी का रूर प्रदेश है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वो कोयला उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला उत्पादन के लिए। और यदि बात करें दोस्तों कि भारत का रूल प्रदेश किसे कहा जाता है, दोस्तों भारत का जो रूल प्रदेश है वो झारखंड को कहा जाता है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो रूल प्रदेश है वो किसे कहा जाता है, तो झारखंड राज्य जो दोस्तों उसको जो है वो भारत का रूल प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों झारखंड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। अगर 27 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति का होता है ना, दोस्तों इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था में जो है वो उत्पादन का स्वामित्व जो है वो किसी निजी व्यक्ति का होता है वो आपको बताना है, ठीक है, दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो दोस्तों उत्पादन का जो स्वामित्व है वो किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है, ठीक है, ये जो मिश्रित है दोस्तों इसमें सरकार और व्यक्ति दोनों का होता है, और जो साम्यवादी इसमें सिर्फ सरकार का होता है। अगला क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा दोस्तों सही है, तो लोह इस्पात उद्योग और पीटर्सबर्ग ये जो दो जोड़ा दोस्तों ये सही ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों लोहे। अगला क्या बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो दोस्तों ये जो आधारभूत उद्योग है वो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ठीक है, आधारभूत उद्योग जो दोस्तों अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो दोस्तों किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है वो आपको बताना है। 30 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा लोह इस्पात उद्योग। जी हाँ दोस्तों लोह इस्पात उद्योग को जो है वो आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर लोह इस्पात उद्योग। अगला 31 में दिया गया कि किस क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा के नाम से पुकारा जाता है, इनमें से कौन सा क्षेत्र है जिसे जंग का कटोरा कहा जाता है वो आपको बताना है। दोस्तों ये जो जंग का कटोरा है वो पीटर्सबर्ग क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये राइट आंसर पीटर्सबर्ग क्षेत्र। अगला 32 में दिया गया है कि पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है, यानी जो पंपास शब्द का क्षेत्र का जो संबंध है वो इनमें से कौन सा फसल से वो आपको बताना है। दोस्तों ये पंपास शब्द है इसका जो संबंध है वो गेहूं से है, ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट है गेहूं। दोस्तों गेहूं जो है वो एक खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। अगला 33 में दिया गया कि नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। दोस्तों कोई भी क्षेत्र है उसको नगर कब कहा जाएगा तो वो आपको बताना। दोस्तों नगर कहने का मतलब दोस्तों वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 से अधिक होना चाहिए। कितनी जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक होना चाहिए, और वहाँ की जो जितनी जनसंख्या वो 75% से अधिक दोस्तों वो मतलब गैर कृषि कार्यों में लगे होना चाहिए, ठीक है, तो आपसे यहाँ पे सी राइट में 75% से अधिक दोस्तों वहाँ पे जो जनसंख्या वो द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलाप में कार्यरत होते हैं। आइटम 34 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा बताना है ये जो सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों ये जो जेरूसलम है वो सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 में दिया है कि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा का अर्थ क्या है। दोस्तों ये जो इथोपिया है इसकी जो राजधानी अदिस अबाबा है इसका अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो नया पुष्प होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट नया पुष्प। नेक्स्ट 36 में दिया गया कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है। दोस्तों काफी ज्यादा भी क्वेश्चन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर आपको बताना है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा नगर की बात करें तो ये जो टोक्यो है वो विश्व की सबसे बड़ी नगर के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट नगर टोक्यो। अगला 37 में दिया गया कि यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये जो मेगालोपोलिस है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो एक विशाल नगर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट विशाल नगर। नेक्स्ट 38 में दिया कि सनगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों ये सनगर शब्दावली है इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो पैट्रिक गैडिज के द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है पैट्रिक गैडिज।
नेक्स्ट दिया 39 में कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया का आसान क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सा क्रिया जो है वो ग्रामीण बस्ती के लोगों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। प्राथमिक क्रिया जो है वो हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन ये राइट आंसर प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मिलियन सिटी है, कोई भी देश को मिलियन सिटी कब कहा जाएगा, तो मिलियन सिटी की जनसंख्या दोस्तों वो 10 लाख से अधिक होगा तभी वह मिलियन सिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर 10 लाख से अधिक दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया है। और यदि आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है क्या कि दोस्तों कि आपके जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं इस सिलेबस में उनका सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कर लेना, और इस बार जो मॉडल सेट आया उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन कर लेना। ठीक है, जो कि चैनल में करवा दिया गया। तो जिन भाई बहनों को चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा।